हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी। मैं हूं मीनाक्षी पचवाल, आपकी टीचर। आज मैं आपको मैराथन क्लास दूंगी। आज मैराथन क्लास दूंगी आपको, जब तक आपका आज यूनिट लेने वाली हूं मैं आपकी थर्ड यूनिट, इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। कौन सी यूनिट है? सी यूनिट, स्पेशलाइजेशन की सी यूनिट है, जिसमें आपका इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। और इसको मैं पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। आज ये यूनिट आपको कंप्लीट हो जाएगी और इसके आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएंगे। मैं ये कंप्लीट होते ही, मेरा जहां तक है 3 दिन में आपकी स्पेशलाइजेशन का कंप्लीट ABCD, ए हो चुकी है, सी आज मैं ले रही हूं, फिर बी और डी। डी बहुत छोटी है, डरने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ही ईजी है, ईजी सारी ही है। होपलेस ना हो और पैनिक ना करें, ठीक है। तो आज आपका सी जो यूनिट है, इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। और उसमें आपका पहला पॉइंट है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट, सी का पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन और इसमें आपका HI, IDD और VI, तीनों जो डिसेबिलिटीज हैं वो कवर हो जाएगी, ठीक है। HI, IDD और VI तीनों ही कवर हो जाएंगी इस एक सेशन में। तो स्पेशलाइजेशन का जो सी यूनिट है, सी यूनिट, वहां से हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जिसमें पहला पॉइंट है आपका सी का लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके अभी क्वेश्चन समझो, पहले तो क्वेश्चन अपना मेन होता है समझना कि इन बच्चों के, स्पेशल बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और लर्निंग क्या होती है, ठीक है। लर्निंग जबकि आपके उस यूनिट में जो है वो इस तरीके से लिखा है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक, समझ में आई आपको। पहला यूनिट क्या है आपका, तो जिसमें टॉपिक है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो इन बच्चों की विशेषताएं हैं, इन बच्चों की जो विशेषताएं हैं, कैसे सीखेंगे, इनको क्या प्रॉब्लम होती है, उस पे पहले बात करेंगे। इस पे पहले हमने बात भी कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने पहले बात कर ली है। अभी दोबारा इन तीनों को ही लेके वापस में बता देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनके बेस पे लर्निंग, शिक्षण कैसे सिखाया जाएगा, उसकी कैसे कैसे स्ट्रेटजीज होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों की, और इसमें इसकी स्ट्रेटजीज हम क्या अपनाएंगे। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं हम।
श्रवण दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की कक्षा रणनीतियां। पहले तो हम इसकी कमी नहीं है, ये क्या चीज, ये जो डिसेबिलिटी होती है ये किसी प्रकार की कमी नहीं होती, पहले तो ये सुनिए, ठीक। फिर वैकल्पिक रास्तों का निर्माण है। भाई एक चीज नहीं है, हम क्या करते हैं, देख के आराम से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत सारे इनके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस हो जाते हैं। एक चीज की कमी नहीं, बल्कि ये उस एक्स्ट्रा चीजों का यूज करके, अदर सेंसेस का यूज करके क्या करते हैं, सीखते हैं, जो हम नहीं करते। हम तो अगर सीखने लग गए देख के तो उसी पे डिपेंड है, हम फिर ध्यान से सारी चीजों का सेंस का यूज कम करते हैं क्योंकि हमारा काम उसी से चल रहा है। लेकिन इन बच्चों को, किसी भी डिसेबिलिटी के बच्चों को आप ये बाधा ना माने, ठीक है, ये कोई कमी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये आपको बहुत सारे मार्ग के लिए अग्रसर करती है, उसको स्वीकारती है कि आप इस से सीख सकते हैं। पारंपरिक शिक्षा एक ही माध्यम पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, ये पारंपरिक शिक्षा है ना, एक ही माध्यम पे निर्भर करती है सिर्फ, ठीक है। पारंपरिक मतलब जो पहले से चलती आ रही है, जो पहले से चलती आ रही है वो तो सिर्फ एक ही पे करती है, क्योंकि देखो ये मान लो ये चीज है तो इसमें इसी रास्ते में जाते रहेंगे। लेकिन एक इंद्रिय बाधित होती है, जब एक इंद्रिय बाधित होती है तो सीखने का सीधा रास्ता बंद हो जाता है ना। हम देख रहे हैं, आप एक बार सोच के देखो, हम देख के सीख रहे हैं भाई, अच्छे से सुन के सीख रहे हैं, हमारे कान बंद हो जाएंगे ना तो शुरू में हमें बहुत ही अटपटा लगेगा, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत समस्या हो जाएगी हमारी। लेकिन इन बच्चों के पास तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, सोर्स हमारे पास भी है, वो 5 सेंस है, लेकिन हमें आदत हो गई उस चीज, और इनके पास वैकल्पिक चीजें होती हैं सीखने की, ठीक है। तो क्या है, ये पारंपरिक शिक्षा एक ही माध्यम पर निर्भर करती है, सिर्फ डिपेंड करती है। जब एक इंद्रिय बाधित होती है, सेंस बाधित होती है, तो सीखने का सीधा रास्ता बंद हो जाता है। संवेदी सेतु, सेंसरी ब्रिज, जो 5 सेंसेस जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेंसरी ब्रिज है, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या, एक इंद्रिय की अनुपस्थिति मींस अगर एब्सेंट है, एब्सेंस है किसी भी चीज की सेंस, तो स्वाभाविक रूप से अन्य इंद्रियों पर निर्भरता बढ़ जाती है। एक कहते हैं ना, एक सेंस बढ़ जाती है, वही चीज है, एक सेंस बंद हो गई है तो दूसरे सेंसेस का वो यूज करेगा। एक समावेशी शिक्षक बाधा पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके क्या देखता है, वो सब्स्टिट्यूट, बल्कि वह सक्रिय इंद्रियों तक पहुंचने सेतु देखता है, सब्स्टिट्यूट देखता है ना। हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको सुन नहीं रहा है तो उसके हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि कैसे और सिखाया जाए। क्या हमारी कान से संबंधित प्रॉब्लम है बच्चे को, तो क्या हम उसको कान वो हो गया तो छोड़ देंगे, नहीं ना, हम क्या करते हैं, और चीजें उसको इस्तेमाल लेते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक। तो सिर्फ कान पे ही हम डिपेंड नहीं करते, और भी सेंसेस है जिसका हम यूज करना बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दृश्य आधारित सीखना, कि दृश्य से सीख रहे हैं तो विजुअल पिक्चर और गेस्चर से जल्दी सीखते हैं, जैसे डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझा जाता है, ठीक है। सुनकर सीखने में कठिनाई क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दृश्य आधारित है ना, तो कैसे देख के ही तो सीखेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सुनकर सीखने में कठिनाई होती है, इनको HI बच्चों। भाषा विकास में देरी होती है देरी, और सीमित भंडार होता है किसका, शब्दों का, जो वोकैबुलरी है वो एक लिमिटेड हो जाती है। जितना सुन पाओगे उतना ही तो आप अपनी डिक्शनरी में रखोगे ना। तो जो बच्चा सुन नहीं रहा, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है HI बच्चे की, ठीक है, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ दृश्य पे। ये बच्चे दृश्य से ज्यादा सीखते हैं, सुनकर सीखने में उनको कठिनाई होती है, आंशिक रूप से है तो, और सीमित भंडार होते हैं, और हमारा भाषा विकास में देरी होती है। कैसे,
सीमित भंडार मतलब जितना सुनेंगे उसी को वो डिक्शनरी में रख पाते हैं। आंशिक रूप से तो कुछ बच्चे क्या मतलब अर्थ का अनर्थ ही कर लेते हैं। ठीक है, ऑडिटरी इनपुट को प्रोसेस करने में अत्यधिक लिसनिंग एफर्ट लगता है। सुनकर काम करते हैं ना, सुनकर, तो बहुत ज्यादा इनको मेहनत की जरूरत। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद ध्यान भटक सकता है और थकान और हावी फटीग हो जाती है। ये ज्यादा सुनते नहीं है और इनको आलस आता है। सही बताऊं तो ये बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर ये जिद्दी हो जाते हैं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो सिर्फ ऑडिटरी जो इनपुट है उसी पर अत्यधिक लिसनिंग एफर्ट करना पड़ता है। ऑडिटरी पर तो सुनने पर इनको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लिप रीडिंग से सुन लेते हैं, है ना, मतलब देख समझ लेते हैं। और आपके अगर आपने विजुअल्स दिखाए उससे सीख लेते हैं, साइन से सीख लेते हैं। तो लेकिन इनको ऑडिटरी इनपुट मतलब कि जो सुनने हैं ना उनमें उसको बड़ी बाधा होती है, नहीं है। 10 मिनट बाद ध्यान भटकने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, ज्यादा देर टिक नहीं सकता। ठीक है, रणनीति क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सामने खड़े होके देने चाहिए। इंस्ट्रक्शन उच्चारण सही होना चाहिए। ठीक, संचार की भौतिक रेखाएं यानी कि ओठ पठन, लिप रीडिंग से इनको सहायता मिलती है सीखने में। ठीक है, जैसे कि बाधित संचार, ब्लॉक कम्युनिकेशन, शिक्षक का दोहरा और बहरा ना दिखना, मतलब चेहरा, सॉरी क्या लिखा है ये, चेहरा है ये, चेहरा ना दिख पाना, ऑडिटरी फीडबैक शून्य हो जाती है और बोर्ड की तरफ मुंह पढ़ाए। मतलब कि अगर चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि विजुअल पे डिपेंड करता है, बच्चा उधर बैठा है, दूर बैठा है और टीचर ने मुंह उधर कर दिया, क्योंकि वो लिप रीडिंग पे डिपेंड करते हैं, उधर मुंह कर लिया तो क्या समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए टीचर को बच्चों को सामने बिठाना चाहिए, स्ट्रेटेजी साथ साथ अपनाती रहे। ठीक है, टीचर को बच्चे के सामने मुंह करके बोलना है, उच्चारण सही करना है, शब्द सही बोलोगे तो वो भी सही समझेगा। ठीक, और दूर नहीं बिठाना है, जो सिटिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट भी उनकी ठीक होनी चाहिए, और स्पष्ट उच्चारण हो गया, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए और उनको आउटपुट मिलना चाहिए। संपूर्ण संचारण, टोटल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। टोटल कम्युनिकेशन क्या होती है, टोटल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप साइन का यूज करते हो, साइन लैंग्वेज। ठीक है, प्लस आप इसका करते हो, गेस्चर्स का यूज करते हो, लिप रीडिंग का यूज करते हो। ठीक है, लिप रीडिंग का यूज करते हो, है ना। इस तरीके से सिर्फ एक बोलने पर ही नहीं, ये क्या है, टोटल है, मतलब पूरा टोटल समग्र, तो सभी चीजों का यूज करके टोटल कम्युनिकेशन बनता है। किस किस का यूज कर रहे हैं ये, साइन लैंग्वेज का, गेस्चर्स का, लिप रीडिंग का, स्पीच का। ठीक है, इन सब चीजों के माध्यम से, विजुअल्स का, उससे भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, दिखा के आपको सिखाना चाहते हो बच्चे को और आपने चार्ट दिखा दिया, फ्लैश कार्ड दिखा दिए, उससे भी क्या है, बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप। तो ये सब चीजें क्या है, टोटल कम्युनिकेशन, टीसी। ठीक है, इसका यूज करना चाहिए। जैसे सांकेतिक भाषा, स्पष्ट मौखिक उच्चारण, मतलब क्लियर होना चाहिए। आप गलत बोलोगे ना तो गलत ही समझेगा बच्चा, और उसको नहीं, फिर उसको खुद को तो कुछ पता है नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा करोगे। तो स्पष्ट उच्चारण तो होना चाहिए। गेस्चर्स, शारीरिक हाव भाव, जैसे कि ऐसा टाटा किया, उधर इशारा किया, ये क्या होते हैं, हाव भाव होते हैं शारीरिक। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो भी क्या है, गेस्चर्स ही होते हैं। रणनीति का अनुप्रयोग, इन तीनों का एक साथ उपयोग करें। ठीक है, इन सब का एक साथ उपयोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल कम्युनिकेशन। अच्छा, इन बच्चों के साथ है ना, बात करते टाइम में ना होठों को भी नहीं छुपाना चाहिए। जो प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं हियरिंग लॉस में, अगर आपने मुंह ही छुपा लिया
तो वैसे ही वो सुन नहीं रहे हैं, तो लिप रीड कैसे करेंगे, देख के करेंगे ना वो। तो इसलिए सामने रहे, आके बिठाए बच्चे को और स्पष्ट उच्चारण करें, टोटल कम्युनिकेशन का यूज करें। HI शिक्षार्थियों के लिए एक समस्या समाधान मैट्रिक्स है ये, जैसे कि स्पीच क्लियरिटी इशू, बाधा है ना उसकी, स्पीच की प्रॉब्लम है, तो अब उसका कैसे समाधान होगा, स्पीच एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग देके, स्पीच थेरेपी देके, ऑडिटरी ट्रेनिंग देके। ये स्पीच क्या होती है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट देते हैं, थेरेपिस्ट देते हैं, ठीक है। ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें सुनने पे, स्पीच तो क्या है बोलने पे, स्पीच क्या है बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। स्पीच क्लियरिटी इशू होते हैं, बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता और उसको बोल नहीं पाता। क्या लिखा है, उच्चारण में समस्या, उच्चारण में समस्या मतलब बोलना, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो उसका क्या आप समाधान निकालोगे, क्या समाधान निकालोगे, स्पीच, उसके स्पीच पे वर्क करोगे, बच्चे को पहले स्पीच का रिकॉग्नाइजेशन करवाओगे, ये पहले तो अंतर बताओगे कि कौन सी भारी आवाज है, पिच कैसी है, कौन सी ड्रम की आवाज है, टिंग टिंग की मतलब घंटी की आवाज कैसी होती है। तो ये क्या है, पहले तो आप साउंड को बच्चे को अवेयर करवाओगे कि कैसी आवाज है, ध्वनियों में पहचान करवाना, फिर उनसे निकलवाओगे, पहले तो आप पहचान करवाओगे फिर बच्चे से निकलवाओगे, ठीक है, ये कि भाई ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है। स्पीच से कैसी साउंड है उसके बारे में बच्चे को अवेयर करवाना, ठीक, फिर उसको धीरे धीरे आप क सिखाओगे, म सिखाओगे, ये चीजें आ जाती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है, ऑडिटरी मतलब सुनना, तो स्पीच के लिए वो ट्रेनिंग देंगे, और ऑडिटरी ट्रेनिंग मतलब AVT, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी भी होती है, AVT होती है, एक होती है AV जिसमें ऑडिटरी और वर्बल दोनों, ठीक। ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है, जिसमें सुनने पर बच्चे का फोकस करवाया जाता है कि बच्चा सुने, बच्चा सुने, ये छुपा के मुंह, जब हम अगर कोई मॉडरेट है या माइल्ड है, माइल्ड कैटेगरी का बच्चा है, तो उसको क्या है, क्योंकि वो सुन सकता है, हमें पता है। प्रोफाउंड का तो देखो एक समस्या, एक मजबूरी है, वो सुन नहीं सकता, लेकिन अगर मॉडरेट है या माइल्ड है थोड़ा सा, तो उसको क्या सुनने में उसको सक्षम होता है, हियरिंग एड के द्वारा या कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा उसको सुना जा सकता है, क्योंकि रेजिडुअल हियरिंग होती है उनकी, क्या होती है, रेजिडुअल हियरिंग होती है, और ये क्या होती है, बची हुई श्रवण क्षमता होती है। क्या है ये, बची हुई श्रवण क्षमता, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट या हेयरिंग एड लगा के, तो वो जो बची हुई है उसका ही यूज करके बच्चे को सुनने पे ज्यादा फोकस करा जाता है कि बच्चा सुनने की आदत एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो क्या है, अगर उसकी क्लियरिटी नहीं है तो स्पीच और ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाएगी। लैंग्वेज डिले एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, लैंग्वेज उसकी डिले होती है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, अमूर्त क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टीचर बता रहा है हाथी, बच्चे ने नहीं देखा, छोटा बच्चा नहीं देखा, तो उसको हाथी थोड़ी ना लाके दिखा देंगे, हाँ वो दिखाया तो ठीक है, लेकिन उसको हाथी खाली बोला, ओनली बोला हाथी, तो वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, छोटा बच्चा है, तो उस चीज में भी उसको दिक्कत आती है, उसने देखा ही नहीं है ना। तो अगर जैसे हमने बोला भवन, अब भवन नहीं पता, घर पता है बच्चे को, तो भवन की जो वो प्रतिमूर्ति जो होती है ना, जो संकल्पना है वो बना नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उसने देखा सुना नहीं है, तो उस चीज को क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में भी उसको समस्या आती है, ठीक है। लैंग्वेज डिले होती है और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स में उसको समझने में दिक्कत आती है। इसकी क्या सोल्यूशन है, यूज ऑफ विजुअल एड्स, जैसे हाथी है, खाली मैंने हाथी बोला तो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा क्या हाथी होता है, बंदर को ही समझ बैठेगा, अगर उसको बोलो 4 पैर होते हैं, उसके पूंछ होती है, तो वो बंदर को समझ लेगा, अगर बंदर देखा है तो, ठीक है। लेकिन अगर उसको विजुअल करवाते हैं तो वो समझ जाता है, अगर उसको ये चीजें को प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या होगा, विजुअल होगा, दिखा के करेंगे। स्लो रिटेंशन, कम एक्सपोजर के कारण क्या है, बच्चों को भूलने की आदत हो जाती है, किसकी आदत हो जाती है, भूलने की, क्योंकि वो जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाता। उसका सोल्यूशन क्या है, रिपीटेशन एंड रेनफोर्समेंट, अभ्यास करवाना, और रेनफोर्समेंट क्या होता है, उसको प्रोत्साहन देना, शाबाशी कहना,
वेरी गुड कहना, ये नहीं है कि उसने काम किया और गलत कर दिया। इसको पार्टिसिपेट घर में भी होना चाहिए। ये सिर्फ एक टीचर का ही काम नहीं है, ये घर में भी इसका रोल होना चाहिए बच्चे का, किसी भी डिसेबल्ड बच्चे का। ठीक है, आगे अन्य इंद्रिया किसकी बता रहे हैं? विजुअल इंपेयरमेंट की। पहले हमने HI की सुनी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके समाधान क्या है। अभी क्या है? विजुअल इंपेयरमेंट के बारे में बता। अन्य इंद्रियों पर निर्भरता रहती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सुन तो नहीं रहता, दूसरी चीजों पे रहते हैं, जैसे टैक्टाइल पे रहते हैं, सॉरी उसका दिख नहीं पाता, का ध्यान आ गया। जो विजुअल होता है उनका विजन ठीक नहीं होता है, तो ज्यादा फोकस किसका होता है? उसको सुनने पे रहता है। और टैक्टाइल पे हो गया, है ना। मुख्य रूप से टच और हियरिंग से सीखते हैं, ब्रेल पढ़ना और ऑडिटरी मतलब सुनने पे उनका फोकस होता है। दूसरी क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चल रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VI, धीमी सीखने की गति, ब्रेल और ऑडियो मटेरियल को एक्सेस करने और पढ़ने में सामान्य से अधिक समय लगता है ना, क्योंकि ब्रेल देखो समय लेती है ना, और ऑडियो मटेरियल को भी एक्सेस करने और पढ़ने में सामान्य से ज्यादा समय लगता है। और जो कि बच्चे देख नहीं पाते हैं तो उसको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी मतलब घूमने चलने फिरने में भी समस्या आती है ना। आप देख के भी बता सकते हो कि क्या है, लेकिन हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है? एक छुपी हुई अक्षमता है, वो देख के नहीं बता सकते शारीरिक रूप से। दृश्य अवधारणाओं में कठिनाई, क्योंकि उनका देखने से संबंधित तो कलर ब्लाइंडनेस होगा और लो विजन होगा, पूरी तरीके से ब्लाइंडनेस होगा, तो इस तरीके से उसकी शेप्स और वगैरह वो समझ नहीं पाते। ओरिएंटेशन का बता दिया कि वो आसपास की चीजों को देख नहीं पाते, तो चलने में कैरेक्टरिस्टिक्स। वैचारिक स्पेक्ट्रम, दृश्य अवधारणाओं को समझना क्या है? टैक्टाइल रीड से, ठीक है, टैक्टाइल VI शिक्षार्थी इसे छूकर, क्या करके? छूकर इसके आकार और वजन को आसानी से समझ सकते हैं। टैक्टाइल मतलब छूकर समझते हैं। शेप एंड डिस्टेंस, इन्हें मॉडल और फिजिकल पेजिंग के माध्यम से आंशिक रूप से समझाया जाता है। ठीक है, अमूर्त दृश्य अवधारणाएं, अब्स्ट्रैक्ट बताया था कि जो कल्पनाओं में करनी होती है ना, हम जो संकल्पनाएं अपने माइंड में बनाते हैं ये नहीं कर पाते, क्योंकि इनका विजन नहीं हो पाता, देख नहीं पाते, तो इसका विजन ऑब्वियसली ठीक नहीं होता है। सीखने की धीमी गति होती है। एक तो हम सारी चीजों को हर तरीके से करते हैं तो सीख जल्दी पाते हैं, सामान्य बच्चे तो बहुत तरीके से। इनका एक विजन खराब है तो वो क्या हो जाता है, बच्चे हर चीज को रीडिंग में, राइटिंग में देखो इनको प्रॉब्लम आएगी ना, तो धीमी ही होगी इनकी। दिशा ज्ञान यानी कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को समस्या आएगी। शिक्षक के लिए निर्देश क्या है इसमें? धैर्य रखें, रीडिंग और प्रोसेस के लिए अतिरिक्त समय आवंटित, ठीक है। और कक्षा के फर्नीचर की व्यवस्था, अगर बच्चा घूमने फिरने में, क्योंकि विजन में प्रॉब्लम है, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स और जो व्यवस्था है रूम की ठीक से करेंगे। किसकी जिम्मेदारी? शिक्षकों की जिम्मेदारी है। आगे आयाम और आयाम, ये चीजें श्रवण बाधित और विजन वाले बच्चों को लिए बता दिया आपको चार्ट के माध्यम से। क्लास समझ में आ रही है आपको? ये आपका लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग स्ट्रेटजीज चल रही है, तीसरी जो यूनिट है उसका प्रथम भाग है। प्राथमिक शिक्षण माध्यम क्या रहेंगे? श्रवण बाधित के क्या रहेंगे? दृश्य और हाव भाव रहेंगे, ठीक है। और इनके क्या है? स्पर्श और श्रवण रहेगा। मुख्य वैचारिक चुनौती क्या है उनकी? समानार्थी शब्द और अमूर्त भाषा। समानार्थी शब्द जो है, अगर इन बच्चों को एक चीज सिखा दी ना, जैसे पानी सिखा दिया तो वो पानी को ही समझ पाते हैं, जल बोल दिया तो ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समानार्थी शब्द, क्योंकि क्या है इनकी वोकैबुलरी कम है ना, सीमित शब्द भंडार है। डिक्शनरी जो है इनकी इतनी ब्रॉड नहीं होती हमारी तरह कि ये हर चीज का पर्यायवाची निकाल सके। तो इनसे बात करने के लिए भी हमें बहुत वो सोचना पड़ता है कि हमने ये सिखा दिया पानी, तो वो उस पानी को ही समझेंगे। अगर आपने बोल दिया कि वाटर लाओ तो उनको नहीं समझ में आएंगे, तो उस पर हमें वर्क करना पड़ता है।
और हम क्या करते हैं, सुनकर अनुकरण करते हैं। बच्चा क्या करता है, छोटेपन से ही अनुकरण करने लग जाता है, उसी तरीके से सीखने लग जाता है, पर्यायवाची भी आ जाते हैं उनको। रंग दूरी किसमें, वीआई में, रंग दूरी और दृश्य अवधारणाएं इनको प्रॉब्लम होती है, रंग में, दूरी में। गति और ध्यान मतलब कि कितनी स्पीड से सीखेंगे और उनका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, एचआई का और वीआई का। सुनने के प्रयास के कारण जल्दी थकान हो जाती है, फटीक हो जाती है, थकते हैं ना, क्योंकि इनको देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा किसी चीज पे मेहनत करवाएंगे। आप है ना लगातार बोल लो, मैं यहाँ लगातार बोल लूँ, अगर हम फ्रेंड सर्कल में हैं तो बोलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन एक प्रॉपर मैनर्स में बोलना, और आपके ऊपर ये ट्रेंड है, मतलब आपको ये पता चल गया कि ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे को तो बोलना पड़ेगा, ये क्लास है, तो बच्चा क्या थक जाता है। आपको भी अगर मतलब फ्रेंड्स के साथ बोलो, घंटों घंटों वो बात कर लोगे, है ना, लेकिन आपको अगर क्लास देने के लिए बोले, तरीके से बोले, आपका भी मुंह दुखने लगेगा। तो इनको सुनने पे क्या है, जोर आता है, फटीक, जल्दी थकान हो जाती है। ब्रेल ऑडियो के कारण धीमी गति। ब्रेल आपको, एक तो हम लिखेंगे फटाफट, और ये बच्चे ब्रेल लिखने में देखो टक टक कितनी समस्या आती है। तो ये क्या करती है, इसकी गति पे भी असर पड़ती है और ध्यान में भी इसका फर्क पड़ता है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को, के कारण धीमी गति होती है, ठीक है। अब पर्यावरण से संपर्क कैसे, शिक्षक का चेहरा होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, और भौतिक रास्तों का बाधा मुक्त होना अनिवार्य। बाधा मुक्त मतलब जहां वो चल रहे हैं, आपने देखे होंगे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्या है, हम चलते हैं तो आजकल क्या है, वो बना दिए, वो ऐसे है ना, सड़क पे सार्वजनिक स्थानों पर गड्ढे गड्ढे वाले, और वो ऐसा होता है देखो, ताकि वो जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं ना, इन पे छड़ी वड़ी लगा के देख ले कि हाँ ये रास्ता है, ठीक है। एक तो एक प्लेन चलता है, आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाते हो या कहीं एयरपोर्ट पे, तो क्या है, एक अलग से ही आपको देखो कलरफुल मिलेगा, उसके माध्यम से वो चलते हैं, ठीक है। तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इनके लिए होना चाहिए। संवेदी संतुलन, सेंसरी इक्विलिब्रियम और समावेशी शिक्षा, मतलब कैसे संतुलन। समावेशी शिक्षा क्या है पता है ना, सब लोगों को बिना पक्षपात के एक ही कक्षा में पढ़ाई के अवसर देना, शिक्षा का अधिकार देना, आरटीई के द्वारा इसको ग्रहण किया गया। जब श्रवण यानी कि ऑडियो घटता है, दृश्य चरम पर होना चाहिए एड्स और लिप रीडिंग के द्वारा, मतलब कि जब सुन नहीं पा रहा है तो लिप रीडिंग होनी चाहिए। सब चीजें जो पहले बताइए वही चीजें हैं इसमें। जब दृश्य घटता है, जब इधर ऑडियो घटता है तो क्या होगा, दृश्य की चरम सीमा बढ़ जाती है, मतलब देखने की चरम सीमा बढ़ जाती है, और एड्स जो हियरिंग एड्स है वो और लिप रीडिंग की जो आदत हो जाती है उसको वो करवाना पड़ेगा। अगर दृश्य में प्रॉब्लम है तो श्रवण की और स्पर्श की, टैक्टाइल की उसमें जरूरत होती है, ठीक है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अब यूडीएल क्या होती है पता है, यूडीएल क्या होती है, जो सभी पर लागू हो, यूनिवर्सल सार्वभौमिक है, किसकी, लर्निंग की। ऐसी लर्निंग की डिजाइनिंग करना जो सभी पे लागू हो जाए, ठीक है। जैसे कि एक आदर्श समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा के तहत ही हमारे समावेशी जो शिक्षा है हमारे भारत में लग चुकी है। तो हर कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, उसमें आपको एक अपॉइंट करना पड़ेगा विशेष शिक्षक। ये यूनिवर्सल है ना, अलग तो है नहीं कि आपने स्टेट में किसी स्टेट में कैसा लगा दिया, किसी में क्या। तो ये क्या है, एक सभी को शिक्षा मिले, सभी को शिक्षा मिले, इसलिए यूनिवर्सल डिजाइन बनाया गया है कि इसको तो करना पड़ेगा, इसमें सभी स्वीकृति करेंगे और इसको अपनाएंगे ताकि बच्चे को सभी को शिक्षा मिल सके। समझे, यूडीएल के बारे में पता चला कि सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। एक आदर्श समावेशी कक्षा औसत के लिए नहीं पढ़ाती, मतलब एवरेज के लिए नहीं पढ़ाती है, यह वातावरण को एक साथ दृश्य, श्रवण, स्पर्श इनपुट से भर देती है, ताकि चाहे जो भी इंद्रिय बाधित हो, किसी भी सेंस से डिसेबल हो, हर बच्चे के पास जानकारी तक पहुंचने के लिए एक सेतु मौजूद हो। यूडीएल मतलब कोई, मतलब ऐसा सेतु बना देना, ऐसी डिजाइन कर देना लर्निंग के बारे में जो सभी बच्चे को
शिक्षा का जो अधिकार है वो मिल सके, पढ़ाई मिल सके। ठीक है, यूडीएल उसको बोलते हैं। वो हमारा पहला जो लर्निंग और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला था चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमारी दूसरी टॉपिक है जिसमें है स्ट्रेटजीज। अपने सिलेबस को देखो, स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्कूल आउटकम्स। क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो आपको समझ में आया, वो पहला खत्म हो गया है आपका। इसी प्रकार धीरे धीरे आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सी सेक्शन चल रहा है हमारा, यूनिट सी चल रही है, पहला पॉइंट खत्म हो चुका है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ हमारा रथ चलेगा। ठीक है, जिसमें है स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्कूल आउटकम्स। मतलब कि जो अर्ली इंटरवेंशन कर दिया है ना, अर्ली इंटरवेंशन हुआ तो उसका लाभ क्या मिलेगा स्कूल के आउटपुट में, स्कूल में मतलब वातावरण में, एकेडमिक पे इसका क्या असर पड़ेगा। अगर लेट किया, लेट इंटरवेंशन हुआ तो सभी चीजें क्या हो जाएगी, डिले होंगी, डिले होंगी ना। सभी जो उसकी शिक्षण नीतियां हैं है ना, और जो हम उसको सुविधाएं देंगे वो देरी से मिलेगी। आपने 9 साल के बच्चे का आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किसका किया, 9 साल के बच्चे का। ठीक है, तो वो बहुत डिले हो गया, उसका जो विकासात्मक जो बहुत बढ़िया, जिसको क्रिटिकल एज बोलते हैं, क्रिटिकल एज बोलते हैं, जो आपकी 1st to 6th होती है, जिसमें से 0 से 6 होती है, 0 से 3 जो है इसमें भाषा का विकास और विकासात्मक पहलू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो सामाजिक होते हैं ये इसमें आते हैं, सामाजिक सोशलाइज जो बनते हैं। 3 साल के बाद स्कूल जाने लग जाता है बच्चा। यहाँ तो क्या है, घर में रहता है बच्चा 3 साल तक, अपने पड़ोसी के पास, घर में रिश्तेदारों के पास रहता है। तो इसमें किस चीज का एक्सपोजर मिलता है, 0 से 3 साल तक किसका एक्सपोजर मिलता है, बातों का एक्सपोजर मिलता है, और परिवार में रहता है तो भाषा डेवलप होती है, और विकास जो है वो अच्छा डेवलप होता है अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह दीजिए। अगर 3 से 6 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, ठीक है, तो उसको क्या सोशलाइज होगा कि नहीं, पहले तो घर में ही रह रहा था, अब वो 10 लोगों से मिलेगा, 10 लोगों के बच्चों के पेरेंट्स से मिलेगा, टीचर से मिलेगा, तो उसका क्या सोशल डेवलपमेंट होगा ना, और उसका संप्रेषण भी बहुत बड़ा होगा, कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत बड़ा होगा। तो ये अदर जो डेवलपमेंट है वो इसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। 0 से 6 तक का जो क्रिटिकल पीरियड है ये विकास के लिए, भाषा के लिए, स्पीच के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है इसमें बहुत अच्छा होता है, तेज होता है। अगर यहाँ और अगर इसमें हुआ 0 से 6 में हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई हुआ तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन। लेकिन बट 7 या 8 साल में, 9 साल में अगर बच्चे को कर रहे हो तो क्या हो गया, लेट हो गया। और वहां लेट हो गया तो जो चीज आप यहां पर कर रहे हो, 8 साल के बच्चे को आपने स्पीच देना शुरू किया तो सब चीजें धीरे से हो जाएंगी, है ना, सभी चीजें लेट हो जाएंगी, सभी जो विकास है लेट हो जाएंगे। तो कहने का ये क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर अर्ली इंटरवेंशन बच्चे का सही समय पर आइडेंटिफिकेशन कर लिया और उसको उपचार दिया, तो स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, टीचर को क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, और परिवार को क्या मिलेगा। समझ में आई बात। ये अर्ली इंटरवेंशन सही समय पे हो गया तो आउटकम क्या रहेंगे। ठीक है, प्रारंभिक हस्तक्षेप विकास का ब्लूप्रिंट। ठीक है, प्रारंभिक हस्तक्षेप 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रणनीतियां या उनका विद्यालयी परिणामों पर प्रभाव। समझ में आई, यही बात बताई। आगे चलते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है 0 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों की विकासात्मक डेवलपमेंटल देरी या अक्षमताओं की शीघ्र पहचान और व्यवस्थित योजना बनाना। ठीक है, शीघ्र पहचान और एक योजना बनाना, एक व्यवस्थित मैनेज्ड प्लानिंग करना। इसमें क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास किससे होगा, किससे हो रहा है,
माता पिता से हो रहा है, मनोवैज्ञानिकों से हो रहा है क्योंकि ये क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, विशेष शिक्षक आपसे हो रहा है, और स्पीच थेरेपिस्ट, और ये क्या है, प्रशासनिक मतलब प्रशासन, जो गवर्नमेंट और जो नॉन एजेंसीज हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें क्या करती है, स्कीम देती है, इसके द्वारा ही तो है। अगर ये भी देखो, इसका भी रोल होता है, अगर गवर्नमेंट ने सरकारी में छूट नहीं दी या निशुल्क सेवाएं नहीं दी, सुविधाएं नहीं दी बच्चों को, डिसेबल को, तो क्या ये दे देंगे क्या आपको? कॉकलियर इम्प्लांट का 5-6 लाख का खर्चा होता है, क्या ये दे देंगे? नहीं दे सकते ना, वे छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसका भी बहुत रोल होता है क्योंकि सरकार अब अवेयर हो गई है, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रही है ना। एडिप जो योजना है, एडीआईपी ये वो की है, इन्होंने लॉन्च की है, तो इसमें क्या मिलती है, टेक्नोलॉजीज जो असिस्टेड डिवाइसेस होती हैं वो इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, ठीक है। उदाहरण, 2 वर्ष के बच्चे में बोलने में देरी दिखने पर तुरंत, एक तो आप 8 साल के बच्चे का इंटरवेंशन कर रहे हो और एक 2 साल के बच्चे का कर रहे हो, तो जल्दी क्या हो जाएगा, ये सही होगा कि उसकी स्पीच आएगी, इसकी स्पीच आएगी, ठीक है। थेरेपी शुरू करना, एक बहुविषय टीम है, बहुविषय टीम मिल जाएगी, 2 साल के बच्चे का पता चल गया है ना कि भाई इसको प्रॉब्लम है, तो सारी जो टीम है ये मल्टी डिसिप्लिनरी, ये टीम सही समय पे मिल जाएगी, उचित समय पे मिल जाएगी बच्चे को, ठीक है, और उसको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो सही राह पे जाएगा और शैक्षणिक जो उसकी उपलब्धियां है वो भी समय पे मिल जाएगी। विकास संबंधी समस्या, इस चार्ट के द्वारा समझे क्योंकि इतना समय नहीं है डीप बताया जाए, अभी ये चलते हैं। विकास संबंधी समस्या की शुरुआत, देखो 2 होते हैं इसके पहलू, कितने हैं, 2 पहलू हैं। पहले एक तो ये जा रहा है जो हस्तक्षेप के बिना हस्तक्षेप के इंटरवेंशन नहीं हुआ और ऐसे ही जाया जा रहा है ना, अज्ञानतावश, क्योंकि जानकारी नहीं है, तो इस राह पे चले गए। देखो तो क्या मिलेगा, देरी से पहचान हुई, क्योंकि इनको ज्ञान मतलब पेरेंट्स क्या है, अवेयर नहीं है, तो पहचान देरी से हुई, तो आगे क्या होगा, समस्या की गंभीरता में वृद्धि हो जाएगी, सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, गंभीरता बढ़ जाएगी, और संघर्षपूर्ण विद्यालय जीवन होगा। समझ में आई बात कि भाई इस टाइम अगर विकास संबंधी समस्या का शुरुआत हो गया, यहाँ पर बच्चा 2 साल का है, पता चल गया कि भाई इसको कुछ समस्या है, तो अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं है या कोई भी जानकार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है, हो जाएगा ठीक थोड़े दिन में, तो वो इस राह पे चला गया, तो क्या होगा, देरी से पहचान होगी, फिर समस्या जो गंभीरता है सिवियरिटी में इंक्रीज हो जाएगा, और संघर्षपूर्ण, बच्चा सीख नहीं पाएगा, दूर रहेगा, फिर तो वो सारा चीज़ें डेवलपमेंट है वो खराब हो जाएगा। इस राह पे कोई चला गया, कोई आप जैसे टीचर से मिल गया, पेरेंट्स जो अवेयर हैं, तो आप सही राह दोगे कि नहीं दोगे, राह देना है, ठीक है। इस पे चले तो क्या है, प्रारंभिक हस्तक्षेप, यहाँ तो हुआ नहीं, यहाँ हुआ, प्रारंभिक हस्तक्षेप हो गया, फिर इसमें समय पर समर्थन दिया जाएगा, आपने दे दिया, क्षमता का अधिकतम विकास, एबिलिटी का फिर अधिकतम विकास होगा, यहाँ पर इंटरवेंशन हुआ, अच्छे से चला, और बेहतर विद्यालय जीवन रहेगा, परिणाम निकले, आउटकम्स आ गए, ठीक है ना। ये क्या है, आपका पूरा एक चार्ट बना दिया है, जिसमें यहाँ पर यही है ना कि भाई इंटरवेंशन सही समय पे हुआ तो आउटकम क्या निकलेगा, इस वाले पे गए तो क्या प्रॉब्लम होगी और उसमें हुआ तो क्या लाभ मिलेगा। प्रारंभिक हस्तक्षेप सही समय पर शुरू होने से समस्या की गंभीरता कम हो जाती है, सही है ना, समस्या की गंभीरता कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, पहला कदम यानी कि प्रारंभिक पहचान यानी अर्ली इंटरवेंशन आइडेंटिफिकेशन। हस्तक्षेप की शुरुआत विकासात्मक मील यानी कि माइलस्टोन, माइलस्टोन पढ़े आप लोगों ने, साइको में पढ़े होंगे आपने माइलस्टोन, जैसे कि 0 से 3 महीने का बच्चा अगर भाषा विकास में बात करते हैं तो क्या करेगा, बैबलिंग करने लग जाएगा। बैबलिंग किस अवस्था में होती है, 3 से 6 वर्ष की में बब 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 कक बोलने लग जाता है, 3 से 6 तक बोलने लग जाता है। और अगर छोटा बच्चा बिल्कुल नवजात है, वो रो के अपनी बातों को बताता है, वो भी कम्युनिकेशन करता है, रो के बताता है ना कि भाई वो रो रहा है, तो 3-4 चीजें ही होंगी, माँ को पता चल जाता है वो कि भाई वो रो रहा है, या तो उसने गंदा किया है,
या फिर उसको भूख लगी है, या फिर उसको शारीरिक पीड़ा हो रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, तो वो क्या कम्युनिकेशन ही तो हो गया, ये भी ट्राइंग करके भी तो हो रहा है, तो वो क्या स्पीच ही तो निकल रही है ना, उसकी मतलब साउंड निकल रही है। फिर बैबलिंग हो गया, फिर है ना कुइंग हो गया, कुइंग इसी में आता है, कुइंग, क्योंकि कुइंग मतलब कू कू करना, बैबलिंग ब करना। ठीक है, समझ में आई है आपको? तो ये भाषा, उसमें माइलस्टोन्स तो पता चल गया, माइलस्टोन के बारे में बता रहे थे। और अगर विकास के हैं तो कैसे कर्म दर, जैसे शरीर का विकास है कैसे होगा, पहले सिर का जो मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर ये सेफेलोकोडल जो होता है सिर से पांव तक होता है, और ये प्रोक्सिमल जो है उसका भी आपका विकास होता है। तो इस तरीके से विकास के माइलस्टोन्स होते हैं, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, सिर से पैर तक, केंद्र से परिधि तक, है ना। मानकीकृत उपकरण, विकासात्मक स्क्रीनिंग, पहचान, पहले पहचान हुई, प्रारंभिक पहचान, समस्याओं को शुरुआती दौर में पकड़ लिया, समयबद्ध हस्तक्षेप, गंभीरता को कम करना। ठीक है, मतलब पहले तो मानकीकृत मतलब कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है, ये टूल है, कौन से, जो असेसमेंट है उससे किया, विकासात्मक या स्क्रीनिंग की, प्रारंभिक पहचान हो गई, तो समस्या को शुरुआती दौर में पकड़ लिया, और हस्तक्षेप गंभीरता को कम कर सकते हैं। आंगनवाड़ी का उदाहरण कैसे, आंगनवाड़ी में बच्चे की श्रवण स्क्रीनिंग करके श्रवण हानि को समय रहते पहचानना। ठीक है, टीका लगवाने गए आंगनवाड़ी में और उसने स्क्रीनिंग कर दी, पहचान हो गई, तो फिर हस्तक्षेप भी हो जाएगा। यही है ना कि भाई आंगनवाड़ी में आपने बच्चे को इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए भेजा बच्चे को 2-3 साल, 2 साल में, क्योंकि 6 महीने पे, 1.5 साल पे ऐसे इंजेक्शन लगते हैं, तो उसने बताया कि भाई इसको तो कुछ समस्या है यहाँ पर, फिर स्क्रीनिंग कर दी, पहचान हो गई, और फिर हस्तक्षेप मिल गया। आगे चलो, व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा योजना, परिवार की, यह बच्चे और उसके परिवार की आवश्यकताओं पर आधारित एक व्यक्तिगत एवं आवश्यकता आधारित, एक व्यक्तिगत और आवश्यकता आधारित योजना है। कि व्यक्तिगत क्या मतलब, आईईपी की बात हो रही है यहाँ पर, आईईपी की बात हो रही है। ठीक है, आईएफएसपी यानी कि पेरेंट्स का जो, सॉरी, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान। ठीक है, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान, फैमिली सर्विस प्लान। इसमें क्या होता है, फैमिली से भी पूछा जाता है, बच्चे की हिस्ट्री के बारे में फैमिली से पूछा जाता है, ये हिस्ट्री ली जाती है, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो इस पे फैमिली से भी पूछा जाता है। 0 से 3 साल के बच्चे पर, जीरो से 3 साल के बच्चे पर इसका काम होता है, किसमें, आईएफसी, और इसमें फैमिली का भी रोल होता है। फैमिली को क्या चाहिए इसमें इंक्लूड किया जाता है। बच्चे के विकास के स्पष्ट माइलस्टोन्स पता होने चाहिए, किससे लेते हैं, फैमिली से लेते हैं। सेवाएं, आवश्यक थेरेपी और शैक्षिक समर्थन इसमें दिया जाता है। रणनीति क्या है, परिवार की सहभागिता, क्योंकि इसमें जो आईएफसी है 0 से 3 साल का बच्चा बता नहीं पाएगा, तो किससे लेंगे जानकारी, केस हिस्ट्री किससे लेंगे, फैमिली से, किससे, फैमिली से लेंगे। 0 से 3 साल के बच्चे की हिस्ट्री फैमिली से लेंगे, और फैमिली की नीड के बारे में भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, परिवार की सहभागिता के साथ दैनिक योजना बनाई जाती है। उदाहरण, स्पीच डिले वाले बच्चे के लिए माता पिता को घर पर भाषा उद्दीपन गतिविधियां सिखाना, मतलब घर पर जो होम बेस्ड ट्रेनिंग होती है ना, होम बेस्ड इंटरवेंशन होता है, उसमें बच्चे के पेरेंट्स को एक विशेषज्ञ घर पे आकर ट्रेनिंग दी जाती है, किसके लिए, बच्चे को
सही तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए। तो टीचर के माध्यम से एक पेरेंट्स को भी ट्रेंड किया जाता है ताकि वो घर पर बच्चे को सुविधाएं दे सके और उनको पढ़ा सके। ठीक है, एडीएल वाले, जैसे एडीएल होती है, आईडी के बच्चे जो होते हैं उनको एडीएल की सख्त जरूरत होती है, और वो सिखाएगा कौन? एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग सिखाएगा कौन? पेरेंट्स सिखाएगा। टीचर आके या विशेषज्ञ आके घर पे, होम बेस्ड थेरेपी होती है ये, ठीक है, तो वहां पर आके पेरेंट्स को ट्रेंड किया जाता है कि कैसे बच्चे को उठाना है, सुबह से शाम तक की इसकी दिनचर्या कैसे चलेगी, क्योंकि सुबह से शाम तक तो जो स्पेशलिस्ट है वो रह नहीं सकते। कौन रहेगा? फैमिली स्पेशलिस्ट। जो IFSP में है, आईडी के बच्चों के लिए ज़्यादा रोल होता है। फैमिली के 0 से 3 साल का जो बच्चा होता है की हिस्ट्री ली जाती है, किससे ली जाती है? फैमिली से ली जाती है, और इसकी जो सहभागिता है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। इनकी जो नीड्स हैं वो भी इसमें, कि भाई हमें बच्चे से ये एक्सेप्टेंस है, मतलब स्वीकारती है कि भाई हमें ये चीज़ बच्चे से चाहिए। उदाहरण, स्पीच वाले बच्चे के लिए माता पिता को घर पर भाषा उद्दीपन गतिविधियां सिखाना। ठीक है। बहुइंद्रिय शिक्षण, बहुइंद्रिय शिक्षण पद्धति सीखने का सूत्र क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न इंद्रियों का एक साथ उपयोग सीखने की क्षमता और अवधारणा को बढ़ाता है। एक साथ बहुइंद्रियां क्या होती हैं? सारी सेंसेस का एक साथ यूज करना, विजुअल का, ऑडिटरी का, टैक्टाइल का, और अधिकतम शिक्षण दक्षता मिलती है। सारी ही चीजों का यूज किया जाता है तो ज्यादा उसको क्या मिलता है? एक्सपोजर मिलता है। किसके लिए? सीखने के लिए। ठीक है। कक्षा में अनुप्रयोग, अक्षर सिखाते समय चार्ट पर अक्षर देखना, उसकी ध्वनि सुनना और रेत पर उंगली से उकेरना, मतलब कि वो रेत में बनाते हैं ना, वो चीजें इसको बच्चे को दिखा कर, बुलवा कर और काम करवा के, ये क्या है? रेत पर उंगलियां, मतलब लर्निंग बाय डूइंग करवा रहे हैं इनको। घर का वातावरण, अभिभावक और उद्दीपन। घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है। और उद्दीपन उनको पॉजिटिव ही देना चाहिए। उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशंस जो होते हैं, रेनफोर्समेंट जो होते हैं, प्रोत्साहन उनको अच्छा देना चाहिए। अभिभावक को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है। अभिभावक को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। माता पिता को बाल विकास और हस्तक्षेप तकनीकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग की जाती है। परिणाम, सीखने की निरंतरता और घर पर सुदृढ़ीकरण, मतलब सीखने की, कंटिन्यूसली सिखाना है और घर पर उनको क्या करना है? मतलब उस चीज को करवाने के लिए प्रैक्टिस करवाना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा। रोज बच्चे से सरल बातचीत करना चाहिए। प्रैक्टिस कौन करवाएगा? होमवर्क देते हैं तो पेरेंट्स ही करवाते हैं ना। प्रारंभिक उद्दीपन, ऐसे कार्यक्रम जो बच्चे के संवेदी, मोटर और संज्ञानात्मक विकास को गति देते हैं। परिणाम, मस्तिष्क की शुरुआत, प्लास्टिसिटी का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। हस्तक्षेप रणनीतियों का मैट्रिक्स, घर का वातावरण और स्कूल और क्लिनिक कर। ठीक है। योजना एवं लक्षण क्या है? लक्ष्य क्या है? IFSP में पारिवारिक सहभागिता होती है, और ये है क्या इसमें? स्कूल में और इसमें क्लिनिक में क्या है? ये मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्ड जो टूल्स हैं उसका यूज किया जाता है। शिक्षण में उद्दीपन, प्रारंभिक उद्दीपन और दैनिक बातचीत। ठीक है। और इसमें क्लिनिक में बहुइंद्रिय शिक्षण पद्धति का यूज किया जाता है। मुख्य चालक क्या है? प्रशिक्षित माता पिता। इसका क्या है? चालक मतलब टीचर, पेरेंट्स को ट्रेंड करना, बच्चे के पेरेंट्स को ट्रेंड करना, और विशेष शिक्षक और थेरेपिस्ट बच्चे को इंटरवेंशन दिया जाता है और उसको सिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? विद्यालय निष्कर्ष है एक लास्ट में। विद्यालय सफलताओं की नींव, विद्यालय सफलताओं की नींव क्या है? शीघ्र पहचान, पहले पहचान होगी, फिर उसका हस्तक्षेप होगा, फिर उसको टेक्निक्स दी जाएगी, यही तो है इसकी नींव। शीघ्र पहचान हुई, IFSP यानी पेरेंट्स से जो लिया गया था जानकारी। बहुइंद्रिय शिक्षा दी गई सभी चीजों से, सिर्फ एक मात्र से नहीं, क्योंकि इंद्रिय एक खराब है तो बाकी इंद्रियों से यूज करेंगे।
बहु इंद्रिय शिक्षण यानी कि प्रभावी और स्थायी शिक्षण, अभिभावक सहभागिता, टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, निरंतरता और समर्थन किसका रहेगा, पेरेंट्स का, वही कंटिन्यूटी से पढ़ा सकते हैं, उद्दीपन कार्यपण स्टिमुलेशन सकारात्मक देना चाहिए, संज्ञानात्मक और मोटर विकास अच्छे से डेवलप होंगे। कहने का मतलब है एक मजबूत प्रारंभिक परिस्थितिक तंत्र बच्चे को केवल स्कूल के लिए नहीं बल्कि जीवन भर की सफलता के लिए तैयार करता है। ठीक है, ये अच्छे से सही तरीके से क्रिटिकल एज में इंटरवेंशन आइडेंटिफिकेशन होना, और ये पूरी जो एक प्रक्रिया है ये सिर्फ सफलता किसकी नहीं है, शिक्षण की नहीं, एकेडमिक लेवल पे ही नहीं है, ये पूरी जो आधार है कहाँ लेके जाएगा, बच्चे का जो सक्सेसफुल है लाइफ, जो जीवन है सुदृढ़ बनाने के लिए और मेन स्ट्रीम में हमारे सामान्य लोगों की तरह बनने के लिए उसको अग्रसर करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ये हमारी कौन सी यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट थी, और उसका दोनों पार्ट, लर्निंग वाला हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, अब स्ट्रेटेजी जो हो गई है किसकी, आउटकम्स, इंटरवेंशन अगर समय पर हो जाता है तो क्या आउटकम्स मिलते हैं वो क्वेश्चन हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट देखें, सिलेबस अगर है तो आपका, थक तो नहीं गए हो आप लोग, थक तो नहीं गए हो, बताओ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना आप लोग। रेस्ट ले लो, पानी वानी पी लो भाई। आज आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा जैसे कि बोला गया था। आने वाले समय में कल आपको तीसरी यूनिट जाएगी, जितनी भी बच रही है धीरे धीरे सब हो जाएगी। फिर आपको तो एमसीक्यू को भी ला दिया जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव में तो देखो डरने की जरूरत तो है नहीं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको, आप कहें कि हमें उस तरीके से पढ़ना है जैसे ये पीपीटी है, तो आपको समझने के लिए बेहतर होगा, भाई हमें शॉर्ट चाहिए, और आप ये कहो कि हमें इस तरीके से पढ़ाओ कि हमें मिल जाएगा मटेरियल पूरा और लिख सकते हैं, तो आप बताएं, इट्स ऑल अप टू यू। आवाज आ रही है ना। हेलो, अब चलो पढ़ते हैं, ले लिया होगा रेस्ट। यूनिट सी, यूनिट सी चल रही है ना हमारी, और उसका पॉइंट दूसरा, पहला खत्म हो चुका है, अब दूसरा दिख रहा है आपको। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, है कि नहीं। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, ये क्या मतलब है। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन मतलब कि हर डिसेबिलिटी के लिए इंटरवेंशन अलग अलग तरीके से होगा। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, आईडी के बच्चों के लिए अलग से होगा, वीआई के बच्चों के लिए अलग से होगा, एचआई के बच्चों के लिए अलग से होगा। तो इंटरवेंशन एक ही तो नहीं होगा ना कि एक ही पाठ्यक्रम को आप सब पढ़ा दोगे। सामान्य बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है उसको क्या आप सभी पे लागू कर सकते हो, क्या नहीं लागू कर सकते ना। तो जो कम देखने में है, लो विजन है जिसका, या फिर माइल्ड कैटेगरी का हियरिंग लॉस है, या फिर एजुकेबल है, उसपे तो आप अप्लाई करोगे ना। तो शिक्षण रणनीतियां भी इसके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपनाई जाएगी। समझ में आई। ये कहने का है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक, जैसे आपका स्पेशलाइजेशन है उसी हिसाब से इंटरवेंशन का हस्तक्षेप होगा, टीचिंग रणनीतियां अपनाई जाएंगी, अप्रोचेस अपनाए जाएंगे, सिद्धांत अपनाए जाएंगे। वीआई वाले बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनाकर टैक्टाइल माध्यम से इस चीजों से पढ़ाएंगे। अगर
ऑडिबल में प्रॉब्लम है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सिखाएंगे? तो हम ज्यादा से ज्यादा विजुअल दिखाएंगे, है ना। और अगर आईडी का बच्चा है तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या एक्सपोज बताएंगे, ठीक है। तो अब हर डिसेबिलिटी की समस्या, आवश्यकता और सीखने का तरीका अलग होता है, इसलिए उनके लिए डिसेबिलिटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड्स विकसित किए जाते हैं। आई समझ में? क्लियर? इन रणनीतियों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना और लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है भाई। ये अलग अलग है। ये क्यों किया जाता है अलग अलग? क्योंकि ताकि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार रणनीतियां मिल सके, उसी हिसाब से टीचर अपना प्लान कर सके, करिकुलम में अडेप्ट कर सके, इवोल्यूशन कर सके, सही है ना। उसी हिसाब से पाठ्यक्रम बनाएगा, निर्माण करेगा। इंडिपेंडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। एक एचआई के बच्चे के हिसाब से थोड़ी ना आप वीआई के बच्चे को पढ़ा दोगे, अलग अलग ही तो पढ़ाओगे, उनका हस्तक्षेप अलग अलग तरीके से ही तो करवाओगे। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज का अर्थ क्या है? कि किसी विशेष डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार विशेष सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। इन हस्तक्षेपों में सामान्यतः शामिल होते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, एजुकेशनल सपोर्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। इनका उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का, इनका उद्देश्य क्या है भाई? बच्चे को हम पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि वो स्वतंत्र हो जाए, अपने ऊपर निर्भर हो जाए, किसी के ऊपर बोझ ना रहे और जीवन की मुख्य धारा से जोड़ सके। यही तो मेन उद्देश्य है ना। वही होगा कि वो अपना खुद का स्वयं का काम कर सके। आईडी के बच्चे जो बिल्कुल ही प्रोफाउंड है, कस्टोडियल है, उनको कस्टडी वाले का तो अलग ही क्राइटेरिया होता है, उसको तो संरक्षक की जरूरत होती है। अगर मल्टीपल है उसमें तो उसको तो अलग से ही है, लेकिन अगर ट्रीटेबल है और एजुकेबल है तो उस हिसाब से चलेंगे। तो ये क्या है? सबको स्वतंत्र जीवन, मतलब वो खुद से कर सके, अपनी जो डेली लाइफ की प्रक्रियाएं हैं, दिन प्रति क्रियाएं हैं, वो कर सके। अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है? क्या आपको बताने की बार बार जरूरत है? आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में OAE ABR टेस्ट के माध्यम से हियरिंग लॉस का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है ना। वो क्या था? इंटरवेंशन ही तो था। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सहायता ली जाती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? उनकी सहायक टेक्नोलॉजी, तकनीकी की सहायता ली जाती है जो दिव्यांग व्यक्तियों को सीखने और दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट और FM सिस्टम, फ्रीक्वेंसी सिस्टम। FM का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम। ये क्या होता है? FM सिस्टम क्या होता है? ये बड़े बच्चों के लिए यूज किया जाता है और एक रूम में या फिर एक हॉल में, इसमें बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं माइक्रोफोन है टीचर के पास और बच्चों के पास उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से, HI वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, उनके अकॉर्डिंग डिग्री के हिसाब से उनके जो हेडफोन्स है सेट कर दिए जाते हैं, तो उनको आवाज उन तक पहुंच जाती है और इससे आसपास का जो साउंड का आता है वो उनको नहीं पहुंचता और पूरा फोकस वो जो बोल रहा है उसकी बातों पर करते हैं। तो वो FM सिस्टम है, ये बड़े बच्चों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए क्या होता है? ब्रेल बुक्स, स्क्रीन रीडर और मैग्नीफायर, बड़ा करके देखने की, क्योंकि अगर आंशिक रूप से है ना लो विजन है तो उसको मैग्नीफाई की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशनल एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज कैसी होंगी इनकी? दिव्यांग छात्रों के लिए कक्षा में विशेष शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि वे आसानी से सीख सकें। इसमें विजुअल एड्स, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस और मल्टी सेंसरी टीचिंग और प्रोफेशनल सीट, मतलब कि जो बैठने का है व्यवस्था वो सही तरीके से की जाएगी, आगे करी जाएगी, यू आकार की। इन रणनीतियों से छात्रों को कॉन्सेप्ट समझने, ध्यान केंद्रित करने, सीखने में अधिक सहायता मिलती है। आगे
थेरेप्यूटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या होती है, थेरेपीज दी जाती हैं। HI बच्चे के लिए स्पीच थेरेपी दी जाएगी, ABT थेरेपी दी जाएगी, और अगर VI का है तो उसको कौन सी दी जाएगी, ID वाले बच्चों के लिए आर्ट संबंधित होते हैं, और बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकास के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपी और ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट में स्पीच और ऑडिटरी सबकी। इसी प्रकार फिजिकल डिसेबिलिटी में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये ID के हैं। ID में किसकी यूज की जाती है, OT-PT सुना होगा, तो यही है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, O से, और इसका OT लिया, इसका डिफरेंट डिसेबिलिटीज एंड देयर स्पेसिफिक इंटरवेंशन। ये क्या है कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज है तो उनका इंटरवेंशन कैसे किया जाएगा, अलग अलग से, तीनों की कैटेगरी से देखेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट का कैसे देखेंगे, श्रवण बाधित बच्चों के लिए इंटरवेंशंस का उद्देश्य उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देना है, उनको विकसित करना है, ठीक है। स्ट्रेटजीज क्या होंगी, स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी, साइन, हियरिंग और कॉक्लियर इम्प्लांट और विजुअल एड्स और लिप रीडिंग। इन रणनीतियों से बच्चे को सुनने, बोलने और प्रभावी संवाद की क्षमता विकसित होती है। विजुअल के लिए दृष्टि बाधित बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें मुख्य स्ट्रेटजीज क्या अपनाई जाएंगी, ब्रेल ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडिंग दिखाई जाएगी उनको, टैक्टाइल लर्निंग मटेरियल। इनसे बच्चे को पढ़ने, लिखने और स्वतंत्र रूप से सहायता मिलेगी, क्षमता बढ़ेगी। ID का है ये। बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य फंक्शनल इंडिपेंडेंस विकसित करना है, और इसकी मुख्य स्ट्रेटजीज क्या है, फंक्शनल, एकेडमिक और लाइफ स्किल। क्योंकि ID के बच्चे को क्या है, फंक्शनल, कार्यात्मक करके सिखाया जाता है, ऐसी स्ट्रेटजीज किया जाता है, करवा के, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेव उनको सिखाना होता है, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि किससे मोरल एटिकेट्स भी सिखाए जाते हैं। ये इसी थेरेपी में अलग अलग हो गई ना, देखो सबकी सेम तो थी नहीं, VI की अलग थी स्ट्रेटजी, उनका जो इंटरवेंशन है अलग से ही है ना, जो थेरेपीज दी जा रही है वो अलग से ही है। सोशल स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि इनको बच्चों को सोशल नहीं होते हैं और फिर उटपटांग हरकत करें या कुछ गलत करें सोशल में, तो उसको वो सिखाए जाते हैं, एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, नैतिक। रोल ऑफ CBR क्या होता है, देखो CBR आपने सुना होगा, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। समुदाय आधारित पुनर्वास। समुदाय आधारित पुनर्वास मतलब कि समुदाय के आधार पर समुदाय को अवेयर करना और समुदाय से बच्चों की सहायता के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। तो कम्युनिटी को जागरूक किया जाता है, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, क्योंकि देखो डिप्लोमा में है ना CBR कैंप लगवाए गए थे, क्यों करवाए गए थे, कम्युनिटी को अवेयर करवाने के। बच्चों को इंटर्नशिप में भेजा जाता है, ये है ना, आप आसपास के टुकड़ों ऐसे बांट देते हैं, जैसे 5-5 का ग्रुप बना देते हैं, 35 बच्चे हैं अगर 5-5 का ग्रुप बना देते हैं, 5 बच्चे एक टीम में, और उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है, वहां पर कम्युनिटी, जो समाज के लोगों को अवेयर करने के कि भाई आपके घर में कोई बच्चा है क्या, वो बोलेंगे है या नहीं है, कुछ भी बोलेंगे, तो उनको अगर है तो उनको बताना कि वो पढ़ता है कि नहीं, स्कूल भेजते हो कि नहीं, वो बोलेंगे कहाँ से भेजे, पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो है ना, क्यों वेस्ट करना। कुछ आज भी ऐसे जो नकारात्मक जो है ना स्थितियां लोगों की, वो है बच्चों के प्रति, तो उनको अवेयर करना कि नहीं नहीं, इनको पढ़ाया जा सकता है इन बच्चों को, और इनके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, आरक्षण दिए गए हैं, और ये जो चीजें परसेंटेज और सर्टिफिकेट, शिक्षण में सुविधाएं सरकार बहुत कर रही है, तो ये क्या है कि आपको जॉब में भी रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। तो ये सारी चीजें जो बच्चे को मिलती है वो आपको पेरेंट्स को बतानी है, जागरूक करना है। ये CBR में आता है, हमने कैंप लगाए हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अवेयर किया जाता है। इससे क्या होता है, जागरूक होता है समाज और बच्चों को
नकारात्मक जो दे रहे होते हैं वातावरण, उससे थोड़ा सा सकारात्मक किया जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इन बच्चों को भी आगे पढ़ाया जा सकता है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एक ऐसी रणनीति है जिसमें समुदाय, परिवार, स्थानीय संस्थाएं मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में सहयोग करती है। कौन कर रही है? कम्युनिटी मिलके कर रही है। हम लोग जाके पहले कम्युनिटी के अवेयर कर रहे हैं, और जो कम्युनिटी में अवेयर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एनजीओज हैं जिन्होंने खोल रखी हैं स्पेशल डिसेबल बच्चों के लिए, तो वो क्या है, हेल्पफुल होती है इस चीज आगे बढ़ाने के लिए। सीबीआर का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्ति समुदाय के भीतर ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य क्या है? कि बच्चा समाज में रह के शिक्षा प्राप्त कर सके। इसमें परिवार की भागीदारी होती है, स्थानीय संस्थानों का उपयोग और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। आगे अब टाइप्स के बारे में देखो, वो जो पहला था आपका खत्म हो गया है, अब अगली टाइप्स हैं। टाइप्स को पढ़े, चलो पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है आपका, है ना, आपके दूसरे टॉपिक में, तीसरी यूनिट के दूसरे टॉपिक में टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, ये कितने तरीके के इंटरवेंशन होते हैं? देखो बहुत तरीके, एक तो एजुकेशन से इंटरवेंशन होते हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट से इंटरवेंशन होते हैं, तो किस किस तरीके से बहुत सारे इंटरवेंशन होते हैं, टाइप हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? एजुकेशनल इंटरवेंशन। इसमें शैक्षिक हस्तक्षेप, और अगर शैक्षिक है तो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन यहाँ से बने, ठीक है, क्योंकि शिक्षा है। हम अगर हमसे केवीएस में इंटरव्यू भी इसी से, यहाँ से जरूर इंटरवेंशन, यानी कि बच्चे को आप कैसे पढ़ने के लिए आ गया है बच्चा, तो आप कैसे उसको इंटरवेंशन देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हस्तक्षेप करेंगे, कैसे आप रणनीतियां देंगे, कैसे पाठ्यक्रम में निर्माण करेंगे। आपके पास दो बच्चे आ गए, है ना, एक एचआई का एक आईडी का, उन दोनों को आप सेम थोड़ी ना पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते, सामान्य पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ा सकते, कैसे दोगे? तो ये किसकी इंटरवेंशन आती है? हमारी आती है ये, ठीक है। तो ये क्या है? एजुकेशन इंटरवेंशन। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, और एमसीक्यूज में तो आएगा ही, ठीक है। अर्थ क्या है? यह वह हस्तक्षेप है जिसमें दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षण विधियों और शैक्षिक सहायता के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है?